देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र क्या है C4H9Br, उन्होंने अणुसूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा यौगिक है, ठीक है ना। ये ए है और जिसका अणुसूत्र ये दिया हुआ है। वो कहता है कि यदि हम इसको क्या करते हैं एल्कोहलिक या अल्कोहल KOH के साथ क्रिया करते हैं तो दो यौगिक बी और सी, दो यौगिक क्या है बी और सी है जिनका अणुसूत्र क्या है ये। यानी कि जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दो यौगिक बनेंगे बी और सी और उनका अणुसूत्र क्या है समान है, देखो C4H8। फिर क्या कहता है ओजोनी अपघटन के द्वारा, यानी कि ओजोनीकरण जिसको हम कह सकते हैं, ओजोनी अपघटन के से बी सिर्फ एल्डिहाइड देता है यानी कि एस्टरडिहाइड देता है, और जबकि क्या कह रहा है सी जो सी बना है वो भिन्न यौगिक देता है। तो ये कहता है कि ए और बी और सी यौगिकों को हमने पहचानना है, इन तीन यौगिकों को पहचानने की क्या क्या होंगे। तो इसको पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं इस प्रकार से यौगिक जो हमारे पास ये रेखा चित्र बना लेते हैं इसका। तो किस प्रकार से, जैसे हमने यौगिक ए लिया है ना, और यहां पर देखो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो है C4 अणुसूत्र है ये Br। ये क्या कहता है कि जब हम इसको क्या करते हैं एल्कोहलिक KOH लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लेते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या कर देता है बी और सी बना देता है, बी प्लस सी दो यौगिक बनाता है और उनका अणुसूत्र समान है, देखो C4H8। यहाँ पर भी यदि हम देखेंगे तो ये भी क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर भी यदि इसमें देखेंगे तो ये होगा C4 और H8 होगा। देखो दोनों कंडीशन इस टाइप से रेखा चित्र बना रहा हूं मैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। फिर कहता है कि यदि हम क्या करें बी का, देखो बी का क्या है ये बी यौगिक है, इसका जब हम ओजोनीकरण करवाते हैं यानी कि ओजोन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे O3 के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सिर्फ क्या बनाता है CH3CHO बना देता है। इसको एस्टरडिहाइड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको एस्टरडिहाइड, इसको क्या बोलते हैं एस्टरडिहाइड, ठीक है। और जो सी वाला यौगिक है, देखो ये जो सी वाला है इस सी में कहता है कि ये भिन्न यौगिक बना देता है। अब हमें नहीं मालूम कौन सा, यदि हम इसका ओजोनीकरण करवाएंगे तो ये भिन्न यौगिक बना देता है, यानी कि H2O भिन्न यौगिक बना देता है, अलग अलग यौगिक हो सकते हैं। ये हमने केवल रेखा चित्र बनाया, अभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। ये भिन्न यौगिक, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखो इसके नीचे मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ये देख लीजिए है ना, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन, इसका आंसर देख रहे हैं है ना, किस प्रकार से होगा। तो पहले देखो बेटा ए हमारे पास है, ये है C4H9 और Br। यदि हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो फॉर्मूले के रूप में ये एक प्रकार से यौगिक बन जाएगा। कैसे बन सकता है, देखो ये बन जाएगा CH3CH और इस पर हम Br लगा देंगे, फिर CH2 सॉरी CH2 की जगह CH3 ले लेते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर क्या आएगा CH2 की जगह CH3 कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। देखो ऐसे भी बन सकता है, ये दूसरा भी बन सकता है। कैसे, यदि हम दूसरा को दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो दूसरे फॉर्म में भी बन सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसके ना, ठीक है ना। मान लीजिए दूसरा भी बन सकता है, कैसे बन सकता है CH3 CH2 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 एंड Br, ये भी बन सकता है। ये दो हमारे पास क्या होंगे, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना, दो स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा कि इसमें कंडीशन ये है कि इसको हमने देखना पड़ेगा भी, है ना। पहले देखो ये वाला हमने लिया, फिर हम क्या करवाएंगे एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या होता है, देखो एक तो ब्रोमीन निकल जाएगा और एक उसका पड़ोसी से क्या होगा, क्या निकलेगा, देखो ये यहां से एक हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। तो दोनों तरह से निकाल के देखते हैं। एक यौगिक हमारे पास बनेगा CH3, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा CH3CH, और सॉरी पहले इसको CH2 इस वाले से निकालते हैं पहले, है ना, पहले इस वाले से निकाल लेते हैं।
यहां से निकाल लेते बेटा, है ना। देखो पहले क्या कंडीशन होगी, देखो ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हम इसमें से निकाल देंगे तो CH2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH2। और CH2 फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर आएगा CH। इसमें से क्या होगा बेटा, देखो ये KBr निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है ना। और ये जो OH है, इसने यहां से इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा, CH2 CH, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर आएगा CH2 CH3। एक तो कंपाउंड ये बन सकता है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, बी। ये हमारे पास बी आ जाएगा। और प्लस एक सी कंपाउंड और बन सकता है, कैसे, उस इसमें क्या होगा कि जैसे जो ये कंपाउंड है बेटा, ये देखो ये जो हमारे पास है, इससे तो ब्रोमीन निकलेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस वाली पोजीशन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो किस प्रकार से हो सकता है, देखो ये CH3 रहेगा, फिर होगा CH, फिर डबल बॉन्ड आएगा CH, फिर क्या आएगा CH3, और प्लस इसमें क्या होगा, KBr, इसमें क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, और साथ साथ में H2O निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो देखो इसमें देखो ये C4 है और H8 है, देखो C1 2 3 4 4 है कि नहीं, और H कितने 8 है, तो ये देखो 3 2 5 और 3 8, हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो ये B वाला कंपाउंड हमारा बन गया, ये B वाला है। और ये C वाला, देखो C वाला क्या फॉर्मूले में अणुसूत्र वही होना चाहिए, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन देखोगे 3 4 ही हो गए और 4 इधर हो गए 8, यानी कि C4H8 दोनों फॉर्मूले हमारे ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया, बीच वाला लिया, किनारे वाला लेते तो एक ही कंपाउंड बनता। यदि हम इसको लेते हैं, इसकी जगह पर इसको लेते हैं, तो क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक KBr निकल जाता है और प्लस H2O निकलता है यहाँ से, है ना। और डबल बॉन्ड यानी कि H2O, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये केवल एक ही कंपाउंड बना सकता था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकते। इसलिए हमने क्या किया, इसको लिया, यानी कि हमारे पास जो एक कंपाउंड है उसको पहचान हम कर चुके हैं, हम कौन सा वाला होगा, यानी कि देखेंगे 1 2 3 4, है ना, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। राइट। और बी और सी हमारे पास ये अलग अलग कंपाउंड बन गए, ठीक है ना, और इनके नाम भी अलग अलग है, बी और सी के नाम अलग अलग हैं। यदि यहां पर देखें तो इनको हम पहचान यहीं पे पहचान सकते हैं, लेकिन हमें पूरी रिएक्शन करनी होगी बेटा, है ना। देखो फिर क्या करते हैं, इसका ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। मैंने बताया था आपको, जब एल्कीन की हम ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ओजोनॉइड बनाते हैं। क्या बनाते थे, ओजोनॉइड। क्या बनाएगा, ओजोनॉइड कंपाउंड बनाएगा। और इसमें दो प्रकार के कंपाउंड हमारे पास, बी यदि हम देखेंगे तो, चलो मान लीजिए इसको बी और सी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना, बी और सी, हमने बी इसको माना और सी इसको माना। तो यदि हम इस पर क्या करवाएंगे, ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। तो ऐसी दशा में ध्यान रखना बेटा, ये बी हो जाएगा, इसको क्योंकि एल्डिहाइड ये बना पाएगा, ये सी होगा, ध्यान रखना। क्योंकि यदि हम इसमें ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं, अभी बता रहा हूं क्यों ऐसा किया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बी और सी को क्यों बदला, यदि ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर ट्राई ओजोनाइड बनता है, CH3 CH, और इस पर ऑक्सीजन ऐसे जुड़ते हैं। याद होगा आपको जब हम एल्डिहाइड पढ़ा रहे थे, तो इस टाइप से बनाएगा, और ये दोनों मिलकर के ऐसे बना देगा। फिर इसके जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये जल के साथ क्या बनाएगा, CH3CHO, CH3CHO बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H2O2 बना देगा। दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CH3CHO। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको लिया B और C बनाया दूसरे वाले को, है ना। और प्लस इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि यहां पर हम क्या करेंगे, ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं, देखो ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे तो भिन्न यौगिक बनेंगे, अलग अलग यौगिक बनेंगे। कैसे, पहले वाला CH2 है, फिर क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन यहां लगेगा, ये ऑक्सीजन होगा, इधर की तरफ CH होगा, ये दोनों किससे जुड़े होंगे, ओजोन से, इस टाइप से बना होगा, है ना। और फिर क्या होगा, CH2 एंड CH3। देखो बेटा फिर हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन में क्या होगा, ये तो निकल जाएगा, एक कंपाउंड ये बन जाएगा, देखो ये इतना जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इतना एक कंपाउंड बन जाएगा।
और दूसरी तरफ यदि हम देखें, ये दूसरी साइड देखो, ये दूसरी वाली साइड में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3HCHO। तो ये भिन्न भिन्न यौगिक बन रहे हैं, कैसे कैसे बनेगा देखो, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा, ये ऑक्सीजन जो है H2O से अभिक्रिया करके H2O2 बना देगा। तो ये क्या बना, CH2O बना। CH2O क्या होता है, HCHO होता है। और यदि हम इसको देखें तो ये क्या बना रहा है, ये देखेंगे तो CH3 CH2 CHO, और प्लस क्या बनेगा, एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो ये है बेटा, इसलिए मैंने इसको यहां से बदला है, चेंज किया है ना, क्योंकि मुझे पता था कि एल्डिहाइड कब बनेगा, ठीक है ना, जब दोनों मॉलिक्यूल कैसे बन पाएंगे, सेम कंडीशन में कैसे बन पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया, ठीक है ना, इसको अलग अलग कर दिया ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा यौगिक क्या बन रहा है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हम इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बी वाला कौन सा यौगिक बना हमारा, बी वाला ये है, और सी वाला ये, ठीक है ना, सी क्या बना रहा है, भिन्न यौगिक बना रहा है। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। अब ए बी सी, ए कौन सा है, ए का यदि हम देखेंगे, ए क्या बना हमारे पास, यदि इसको देखेंगे CH3 CH और इस पर Br लगा दो, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना, CH2 एंड CH3। इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 2, ये देखो 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन पर जहां से नजदीक पड़ता है ना, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ब्यूटेन, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। दूसरा बी कंपाउंड क्या है हमारे पास, बी वाला क्या है, देखो ये बी वाला ये है ना, तो बी वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है ना, इस टाइप से। इसका नाम क्या है, कोई बताए बेटा, ब्यूटुइन। हाँ ब्यूट टू इन, है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन या ब्यूटीन 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं उसको, ब्यूटीन 2 भी कहा जा सकता है इसको, ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है इसमें, तो इसलिए इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सी कंपाउंड, यदि देखेंगे सी वाला, ठीक है ना, सी वाला ये हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, तो इसको ये ब्यूट 1 इन आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास तीनों चीजें आ सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा कभी, है ना, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। सारी चीजें वही हैं जो जिसमें रिएक्शंस है, कोई रिएक्शन से भिन्न नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार का है, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इस सेम टाइप के क्वेश्चन है, केवल थोड़ी थोड़ी सी क्या है, रिएक्शनें हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें रिएक्शनें ढंग से याद है तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फॉर्मूले बनाने होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले बनाने होते हैं। जैसे देखो इसमें यदि हम देखें तो ये कहता है कि ए यौगिक ए, यहाँ पर देखो यौगिक क्या है, ए है ना, और ये दिया हुआ है इसका फॉर्मूला C3H7Br, और इसको अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बी बनता है जिसका फॉर्मूला भी दे रखा है, ये है ना। माना ए हमारे पास है, यदि हम रेखा चित्र बनाए इसका, ए हमारे पास है और इसको हम ले लेते हैं C3H7Br। यदि हम इसको किसके साथ करवा रहे हैं अभिक्रिया, ये रेखा चित्र बनाओ केवल डायरेक्शन सोचने के लिए, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसने एक बी कंपाउंड बनाया, बी कंपाउंड का फॉर्मूला है C3H6, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, ऑक्सीकरण से यौगिक बी, फिर इसका यदि जो यौगिक बी है इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण से क्या बना देगा, ये ऑक्सीकरण से बना देगा एस्टिक एसिड। देखो ये हमारे पास एक बन गया एस्टिक एसिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल गया, एक तो एस्टिक एसिड बनेगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये क्या बना, देखो ये कहता है बी यौगिक ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यौगिक बी HBr के साथ, देखो ये HBr के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या करेगा, सी तो इसने दिया ही नहीं, कहता
यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट है, कहीं छूट गया बेटे। बी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, HBr, अच्छा फिर बी क्या करेंगे, HBr के साथ ये डी यौगिक दे देता है ना। तो इसमें सी कहीं दिखाई नहीं दिया, सी का तो इन्होंने जिक्र ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, देखो ये कहता है, देखो यौगिक बी HBr के साथ अभिक्रिया करके डी यौगिक देता है ना। ये क्या देगा, डी यौगिक यहाँ पर बना देगा, और डी यौगिक बनाता है कोई डी यौगिक HBr के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। ये जो ए का समावयवी है, ये जो है क्या होगा, ये इसका समावयवी होगा, इस वाले का, ये एक दूसरे के समावयवी होंगे। बस ये हमें सिद्ध करना होगा, है ना। तो एबीसी को पहचानना है, एबीसी सी तो यहाँ कहीं है नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस टाइप से ले लेंगे, लग रहा है बेटा कोई सी है इसमें। अच्छा ये सी देता होगा ना, सर ये वाला होगा सी शायद, है ना, ये हो सकता है ना। सर हाँ आपने पहले C3 और HCl और Br लिया, हाँ। उसमें आपने अल्कोहलिक KOH डाला, हम्म तो ये बनेगा CH3 और CH और डबल बॉन्ड और CH2। हम्म। अगर हम इसका फिर यहाँ पे बोल रखा है ऑक्सीकरण करने से, तो ये तो इसका ऑक्सीकरण तो फिर अल्कोहल में होगा। नहीं ये ठीक कह रहे हो बेटा तुम ना, लेकिन ये अभी तो हमने सॉल्व करना शुरू किया ही नहीं है, अभी तो हम केवल इस प्रश्न को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रेखा चित्र बना रहे हैं एक प्रकार का। ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये तो हम एक फिगर बना रहे हैं कि इसके साथ मिलाकर के उसने दिया हुआ है हमारे पास कि ये बनेगा, हमें मालूम नहीं कौन सा यौगिक होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये यौगिक कौन सा बना, कैसे कैसे बना, ये हमने अभी देखा नहीं, ये केवल हमने एक रेखा चित्र बनाया कि ऐसे से कह रहा है प्रश्न, ऐसा कह रहा है ना। सॉल्व अब हम करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं, देखो कैसे होगा। तो उसके लिए हम रिएक्शन अभी बताएंगे कैसे कैसे होगा। तो पहले देखो बेटा, पहले हम सही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर कंडीशन हमारे पास नहीं मालूम है ना। देखो ये आप सॉल्यूशन देखो बेटा, ठीक है ना, कैसे करना है। यहाँ पर दिया हुआ है C3H7 और Br। पहले तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, ये तो अणुसूत्र है, ये क्या दिया हुआ है, अणुसूत्र दिया हुआ है। तो पहले हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखते हैं क्या है ना, किस प्रकार से बन सकता है। तो इसको हम देखो, तीन कार्बन है, एक दो और तीन कार्बन है ना। यहाँ पर देखो 7 हाइड्रोजन है इसमें, तो CH3 यहाँ जोड़ो, 3 और 2 5 हो गए, और 5 और 2 7 हो गए, यानी कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, या तो ये ऐसे वाला होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, CH3CH, इस पर Br यहाँ लगेगा, और CH3, ये दो हमारे पास यौगिक हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, हमारे पास दो संभावनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि ईन जो कंपाउंड बनेगा, दोनों कंडीशन में ईन बन जाएगा, चाहे ये लेंगे तभी ईन बनेगा, चाहे ये लेंगे तभी ईन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद, तो चलो पहले इसको लेते हैं, साधारण वाले को ले देते हैं। तो यहाँ पर आएगा जैसे CH3, CH2, CH2 और Br, ये हमने लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा ये अब हम चल रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये एक कंपाउंड बनेगा, देखो यहां से क्या होगा, एक तो KBr निकलेगा, और एक इसके एडजेसेंट से बगल वाले से H2 निकलेगा, तो यहां पर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये वाला कंपाउंड हमारा बना, ये बी, देखो इसमें वही बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले चेक कर लेते हैं। तीन कार्बन है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, देखो 3 और 3 और 3 6, यानी कि ये कंपाउंड हमारा बी है, ये बी हम पहचान गए। इसके साथ साथ और क्या निकलेगा, इसके साथ साथ और निकलेगा केबीआर भी निकलेगा, और प्लस H2O भी निकलेगा। अब ये फिर कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करें, इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। जब हम क्या करते हैं बेटा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट होगा बेटा। अल्कोहल में क्या होता है, एल्केन होते हैं, यदि इसकी जगह ये होता है, कौन सा वाला, CH3 CH2 सॉरी CH3 होता है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्कोहल पहले क्या बनाएगा, अल्कोहल ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो स्टेज होगी, नेक्स्ट स्टेज होगी, वो ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा,
ये एसिटिक एसिड बनाएगा। देखो कैसे, CH3COOH बन जाएगा और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, उसने दिया हुआ है यौगिक, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और प्लस इसमें H2O भी निकलेगा। यानी कि हमें बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी चाहिए हमें, देखो दो तो ये हो गई, दो ये हो गई, चार, पांच, यानी कि हमें 5 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, नवजात ऑक्सीजन 5। ठीक है ना। तो देखो 5 नवजात ऑक्सीजन, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये उसने दिया हुआ है हमारे पास, हम नहीं कर रहे हैं काम, ये दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, 5 ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या बना देगा, एक बन जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH बनेगा। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जल भी निकल जाएगा साथ साथ में। ये मान लीजिए सी कंपाउंड बना हमारे पास, यहाँ लिखा नहीं उसने, पर हम मान लेते हैं इसको, है ना, कि सी कंपाउंड, कोई और जगह तो सी संभावनाएं है नहीं। ये उसने कहा कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 ऑक्सीजन लेंगे, तो इस प्रकार से आएगा नवजात ऑक्सीजन। फिर उसके बाद एक कंडीशन और कह रहा है कि यौगिक बी, अब इस सी की बात नहीं कर रहा, इस बी की बात कर रहा है, कि जो ये बी यौगिक है, यदि हम इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे, HBr की रिएक्शन करवाएंगे। देखो इसके साथ हम क्या करवाएंगे, HBr की रिएक्शन। तो हमने क्या किया, HBr, तो इसने पेरोक्साइड तो लिया नहीं, इस बार पेरोक्साइड लिया नहीं, HBr के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, सेकेंडरी पोजीशन पे। बिल्कुल यहाँ दूसरी पोजीशन पर। इसको बोलते हैं बेटा कौन सा नियम है, मार्कोनी काफ का नियम। बिल्कुल मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में है बेटा, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है, कम होती है। इस पे जुड़ेगा ऋणात्मक भाग, ये Br कहां जुड़ेगा, यहाँ पर। ये मार्कोनिकॉफ नियम है। यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा। तो ये देखो CH3CH, और इस पर हमने Br ले लिया और ये CH3 बन गया, ये बन गया हमारे पास, ये क्या बना, D। अब एक कहानी और बता रहा है, देखो क्या कह रहा है, B HBr के साथ D यौगिक बनाता है जो A का समावयवी है। तो A है बेटा, देखो ये क्या है, A है, और ये क्या है, D है। एक दूसरे के समावयवी हैं कि नहीं, समावयवी जानते हैं आप लोग, समावयवी जानते हैं बेटा, जी सर। बोलो क्या होता है समावयवी। सर परमाणु मतलब ये बाहर समान होता है पर इनकी पोजीशनें अलग अलग हो जाती है। देखो बेटा, समावयवी किसे, और कोई बता सकता है समावयवी किसे कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। समावयवी जो शब्द होता है वो इससे बना हुआ, समावयवी, है ना, ये समावयवी। यहां पर क्या होंगे, एक लाइन में याद रखना है, क्या रखना है, अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होगा, समान, मैंने एक लाइन लिखी है, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे, संरचना सूत्र भिन्न, बस मैं ये दो लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना। अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, और संरचना सूत्र भिन्न होंगे, बस वो क्या है, समावयवी कहलाएंगे। ठीक है ना। अणुसूत्र देखो, C कितने हैं, 3 है, H कितने हैं, 3, 2, 5 और 2, 7, यानी कि 7 हो गए। ठीक है ना। और इसमें यदि देखोगे तो ब्रोमीन है, यहाँ देखो एक, 3, 3, 6 और एक 7 हो गए, यानी कि 3 H7 और Br, ये भी ये हो गया। देखो अणुसूत्र दोनों के समान है, अणुसूत्र क्या है, दोनों के समान है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। देखो इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है। ठीक है ना। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, यहां पर देखो, ये यहाँ पर जो समावयवता दिखा रहा है, कौन सी समावयवता दिखा रहा है, कोई बता सकता है, ये स्थान समावयवता दिखा रहा है बेटा, कौन सी स्थिति हाँ बोलो बोलो, स्थिति समावता। हाँ जिसको हम स्थान समावयवता बोलते हैं, पोजीशन, है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता। अब स्थान समावयवता क्या होती है, स्थान समावयवता होती है बेटा जिनमें कार्बन की श्रृंखला समान होती है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह होता है वो भी समान होता है, लेकिन उसका स्थान भिन्न भिन्न होता है। यह 3 चीजें याद रखनी है। स्थान समावयवता में क्या होता है, क्रियात्मक समूह
क्रियात्मक समूह, सॉरी गलत हो गया, समूह व कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना, इसको श्रृंखला बना देते हैं ना, श्रृंखला है ना, ये क्या होंगी, ऐसे बना देते श्रृंखला है ना, श्रृंखला समान होती है, देखो समान। और स्थान क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, जो क्रियात्मक समूह होगा उसका स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, स्थान भिन्न भिन्न, ये थोड़ा याद रखना आपको, ठीक है ना। देखो इनमें क्या है, देखो 1 2 3, कार्बन श्रृंखला 3 की है, यहाँ भी 3 की है, क्रियात्मक समूह ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है ना। लेकिन क्रियात्मक समूह का यहाँ तो पहली पोजीशन पर है और यहाँ कितने पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, तो इसलिए क्या है, एक दूसरे के समावयवी हैं ये, और ये एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, कुछ प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं, संभावनाएं ऐसे क्वेश्चनों की बन सकती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा तैयार रहना है, पूरी तरह की इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में डिफरेंशिएट पैदा करना, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो किसी को याद है बेटा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, मैंने भेजा नहीं था आप लोगों को, ये सर वो होगा, तो हाँ अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है ना, अल्कोहल वाले में बेटा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताना था आपको, किस विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, है किसी को मालूम, थोड़ा देख रहा हूं एक मिनट, किसी को मालूम है बेटा, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर, तो कुछ नहीं, एक एक को आपको याद रखना है, बाकी इजीली हो सकते हैं, बताओ किसी को मालूम है, अच्छा किसी ने भी नहीं किया, चलो ठीक कोई बात नहीं। देखो बेटा पहले हम क्या करते हैं, तीनों अल्कोहल को पहचानते हैं, जो एक होता है प्राथमिक अल्कोहल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने पढ़ा रखे बेटा, इसलिए मैं, प्राथमिक अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। द्वितीयक अल्कोहल, मैं यहां पर लिख रहा हूं द्वितीयक, द्वितीयक क्या हो सकता है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, और एक होता है तृतीयक अल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, जिसको 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, है ना। यहां पर सिंपल जनरली आपको पहचानने के लिए एक तरीका बता देता हूं आपको, यदि डायरेक्ट CH2 से जो है OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना। और जब क्या होगा, CH से, CH का मतलब, इसका मतलब 2 एल्किल ग्रुप इस लगे हुए हैं, CH से OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। और तृतीयक अल्कोहल में क्या होगा, जब सीधे C से जो है OH ग्रुप जुड़ा हो, ये मैं अपने जनरल आइडिया बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे पास प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हो सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल में क्या ले सकते हैं हम, CH3 CH2 OH ले सकते हैं, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इस CH2 से OH जुड़ा हुआ है, CH3 OH भी क्या है बेटा, प्राथमिक अल्कोहल है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, कार्बन श्रृंखला वाले डायरेक्ट होते हैं, तो ये सारे प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होगा, यदि हम यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल को देखेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल इस प्रकार से, CH3 और यहाँ पर CH होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं, राइट, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। तीसरा यदि हम इसमें देखेंगे, यहाँ एक और कंडीशन है, देखो इसमें क्या होगा, CH3 और CH3, यदि हम इस तीनों को एक साथ जोड़ दें COH से, तो ये तृतीयक अल्कोहल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं, क्लियर। ये तीनों अल्कोहल में अब हमें अंतर प्राप्त करना है, अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए आपको याद रखना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल याद रखना है, उसके बाद क्या होगा, एक सीरीज बनानी है,
पहले होगा P प्लस I2, इसकी रिएक्शन करवानी होगी, है ना, फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन की। दूसरे नंबर पर फिर क्या होगा, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना होगा, AgNO2 की रिएक्शन करवानी होगी, इस सब में करवाना है ना, AgNO2। इसके बाद क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा उसके साथ फिर क्या करना है, किसकी अभिक्रिया करवानी है, यहाँ पर HNO2। HNO2 क्या हुआ, HNO2 बताओ बेटा क्या हुआ है, नाइट्रस। बिल्कुल नाइट्रस अम्ल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, किसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस के बाद, बताओ। NaOH। बिल्कुल, यहां पर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमें क्या पता लग जाएगा, उसके कलर अलग अलग मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग कलर के हो जाएंगे, और उन कलर के आधार पर यदि माना सपोज लाल रंग आया, मान लीजिए लाल रंग आया तो 1 डिग्री होगा, ठीक है ना, नीला रंग आया तो कैसा होगा, 2 डिग्री होगा, और कोई रंग नहीं आया, यदि कोई रंग नहीं आता है तो 3 डिग्री हो जाएगा। बस इतना याद रखना। हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है, प्राथमिक एल्कोहल ले रखा है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी, लेकिन जब आप देखोगे तो तीनों एक जैसे दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देंगे। लेकिन जब हम इस परीक्षण को करेंगे विक्टर मेयर विधि द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल मिलाएंगे, तो उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किसमें प्राइमरी एल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, और किसमें टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पर लेंगे बेटा P प्लस I2, यानी कि फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसमें भी वही होगा, यहां भी क्या होगा, P प्लस I2 होगा, और यहां भी क्या होगा, P प्लस I2 होगा, तीनों के कंडीशन में वही होगा, P प्लस I2, हमने तीनों में डाल दिया P प्लस I2। तो ये जो अभिक्रिया करेगा ये किस प्रकार से बना देगा, ये बना देगा CH3CH2I। किताब में CH3 की जगह R भी हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और यहां से क्या निकलेगा बेटा, देखो HI निकलेगा, देखो H2O निकला, OH निकला, और यहां से एक देखो क्या निकला है इसमें, तो यहां पर माइनस क्या होगा, H2O निकलता है इसमें से। अब H2O कहां से आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। यहां से क्या होगा, P प्लस I2 में क्या होता है, HI की रिएक्शन होती है, मैंने कल भी बताया था, कल भी आप पूछ रहे थे P प्लस I2 में HI कहां से आ गया, तो इस P प्लस I2 में क्या होता है, रिएक्शन करता है HI, और यहां से ये देखो H2O निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ आएगा, क्लियर। तो अभी इस कंफ्यूजन में मत पड़ो, ठीक है ना, P प्लस I2 हमने क्या किया, ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ भी HI के साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या बना देगा, देखो किस प्रकार से बन जाएगा, CH3 और ये दोनों किससे जुड़े होंगे, CHI, और इसमें भी क्या निकला होगा, H2O निकला होगा। अब आ रहा होगा समझ में कहां से आया, है ना। यहाँ पर भी देखो तो तीनों कंडीशन में, अब इसको शॉर्टकट लिखने के लिए हो सकता है CH3 की होल थ्राइस लिख सकते हैं, CH3 है ना 3 बार है, और इसको C लिखा, और यहाँ पर भी हमने I लगा दिया, और इसमें भी क्या निकला, माइनस H2O लिख सकते हैं, क्लियर। पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई ये वाली, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है, इस पर फिर अगेन रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, प्लस AgNO2, और AgNO2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखो AgNO2 इसके साथ भी करवाएंगे, यहाँ पे भी करवाएंगे AgNO2, और इस पर भी क्या करवाएंगे, AgNO2, और सब में एक जैसी क्रियाएं होती, देखो यहां से AgI निकल जाएगा, और NO2 कहां आ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, NO2, यहाँ पर माइनस के फॉर्म में हम AgI लिख सकते हैं, AgI निकला होगा, है ना। यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, CH3, और इसको होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने थ्राइस लिखा ना, तो इसको ट्वाइस के रूप में लिख सकते हैं, CH और यहाँ पर NO2 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, CH3 की होल थ्राइस, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ना, इसलिए हम इसको शॉर्टकट, वैसे ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, NO2, और सब में AgI निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड अलग हो गया, क्लियर, यानी कि इसका काम भी कंप्लीट हो गया। तीसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं HNO2, तो HNO2 में यदि हम इसको उस रूप में देखेंगे
ये नाइट्रस अम्ल है, यानी कि O इस प्रकार से आएगा, है ना, N यहाँ आएगा, फिर OH के फॉर्म में इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना। ये सभी में इस प्रकार से, या सिंपल आप लिखो वैसे ही HNO2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या होगा इस वाली कंडीशंस में, यहां से क्या होगा, एक क्या निकलेगा, देखो ये H2 है ना, ये H2 क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना देते, देखो मैंने इसलिए 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 ऐसा लिखा था, है ना। यानी कि कैसा आ गया CH3 C, और यहां डबल बॉन्ड से आएगा NOH, और इस पोजीशन पर लगा हुआ है NO2, और इसने क्या निकाल दिया इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब ये बना नाइट्रोलिक कंपाउंड, नाइट्रोलिक एसिड। लेकिन यहां पर क्या होगा, अभी तक तो सेम कंडीशन चल रही थी, अब थोड़ा भिन्नता आने लगी। देखो यहां पर यदि हम उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इस वाली कंडीशन में देखो यहां पर हमारे पास क्या है, O डबल बॉन्ड NOH, क्या ये H2O निकाल सकता है, ये वाला ऑक्सीजन नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इस वाले को निकाल देगा, देखो H2O, ठीक है। और क्या बनेगा, देखो CH3 की होल ट्वाइस, और C होगा, और एक तरफ लगेगा NO2, और एक तरफ क्या लगेगा NO। अब NO बचा केवल, बाकी H2O यहां से निकल गया, देखो डिफरेंट हो गया, NOH आ गया, यहाँ NO हो गया, है ना। और इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल, सूडो को मतलब आभासी, लग ऐसा रहा लेकिन है नहीं। यहां पर क्या होगा बेटा, इस तीसरी वाली कंडीशन में यहां पर क्या होगा, जब हम HNO2 की रिएक्शन करवा रहे होंगे, इसी HNO2 की, देखो NOH, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन, यहां पर हम लिख सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं करता। इन दोनों ने तो अभिक्रिया की, लेकिन इसने कोई अभिक्रिया नहीं की, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन बचता बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, NOH डालेंगे, क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे डालेंगे तो ये लाल रंग दे देता है, इसका लाल रंग आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे जैसे लाल रंग आएगा तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसमें हमने NH की कुछ बूंदे डाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डाली, और इसने क्या किया, नीला रंग दे दिया, तो हम समझ जाएंगे ये द्वितीयक अल्कोहल है। और इसमें NH डाला तो कोई कलर नहीं आया, नो कलर, यानी कि हम कह सकते हैं रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन कह सकते हैं, कुछ कोई रंग नहीं आया इसका, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं वो तृतीयक अल्कोहल है। ये दिया था किसने, किसने दिया था, विक्टर मियर ने, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विक्टर मियर विधि, विक्टर मियर विधि द्वारा, विक्टर मेयर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है ना, यदि आपके पास बुक में नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विक्टर मियर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बताया था बेटा मैंने, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लिंक करते हुए चला जा रहा हूं। इसके बाद क्या कहा था मैंने, अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में हिंग्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अंतर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, ये अमीन है बेटा, है ना। इनमें हमें क्या करना है, हिंसबर्ग, तो हिंसबर्ग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। पहले हिंसबर्ग जो हमारे पास क्या है, रिजेंट है, उसको फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा। सर बेंजीन होता है, हाँ, एस हम्म, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और Cl होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बेंजीन के ऊपर SO2Cl भी कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। सर कहाँ पे लिखे हैं आपने, दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैंने लिखा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। और बताओ बेटा, और बच्चे बताओ। सर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी पोजीशन पे लग सकता है। हाँ, किसी पोजीशन में लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। SO2Cl लिख लेंगे तो वो ऊपर लिखो, ये कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे वो कह रही है कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेंजीन पर जब तक ज्यादा दिक्कत नहीं है बेंजीन के साथ, है ना, कहीं पर भी हम उसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको देख रहा था कहाँ पर है, उस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में,
चलो छोड़ो, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, यानी कि मुझे लग रहा नहीं बुक में दिया होगा, ये दे रखा है कहीं। पॉलीइलेक्ट्रॉनिक्स, चलो उससे पहले और देखो, इससे पहले और क्या दिया था मैंने, चलो उसके बाद बताता हूँ उसको। नेक्स्ट क्या बताया था बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट लो- बताए थे। हाँ ग्लूकोज, बताओ बेटा ग्लूकोज में क्या कहा था? सर एन हेक्सेन की रिएक्शन दे रखी थी आपने, HI के साथ क्या बनता है, हाँ और पांचों ग्लूकोज के पांचों वो टेस्ट करने के लिए दे रखा था। हम्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर है बेटा, कोई बता सकता है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। सर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, हम्म सर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें नाइट्रोजन क्षार, हम्म पेंटोस संकरा हम्म और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तब ये न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड, और साइड में सर फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है। उल्टा नहीं लग रहा? कुछ उल्टा बता दिया तुमने। फॉस्फोराइड नहीं सर, हम सही बता रहे हैं। पक्का? चलो एक बार पक्का। चेक करना बेटा। ठीक है, सभी बच्चे चेक कर लेंगे बेटा, इसने सही बताया या गलत बताया, है ना। चलो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या अंतर है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि जो एक नाइट्रोजन बेस हो गया। सर सही बताया हमने। हाँ हाँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ बेटा, तुम देखो तो सही, नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, और प्लस पेंटोज शुगर हो गया, और प्लस इसके साथ इन्होंने कहा फॉस्फेट। ये इनको कहा तुमने न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और न्यूक्लियोसाइड में तुमने कहा नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस ग्रुप। बस ये दो, ये हट गया, ये वाला हट गया, ठीक है ना। ये कहा बेटा इन्होंने। चलो सभी बच्चे देख लेंगे बेटा, सही कहा इन्होंने कि गलत कहा, है ना। चलो अब हम चलते हैं, पहले देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्लूकोज को हम जनरली क्या लिखते हैं, C6H12O6 लिखते हैं। ये अणुसूत्र है, ये फॉर्मूला उसका क्या है, अणुसूत्र के फॉर्म में है। जो इसका क्या होगा, कार्बन श्रृंखला के फॉर्म में लिखते हैं, तो जनरली इसको लिखते हैं CHOH की होल 4 और CH2OH। ये हम जनरली इसको उपयोग करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये भी नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे टॉप में क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, इसके बाद क्या होगा, किस तरफ होता है बेटा, इस तरफ OH होगा, और यहाँ H होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, C, इस तरफ OH ग्रुप होगा, है ना, और यहाँ पर H हो जाएगा। इसी इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, इस तरफ होंगे, OH, और देखो ये हाइड्रोजन कितने कार्बन हो गए, एक एक दो तीन चार पांच, है ना। और एक और होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से। ये हो गया बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज के लिए सबसे पहली रिएक्शन कही जाती है कि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन परमाणु, या इसमें यदि हम क्या करेंगे, इसको लंबी श्रृंखला के रूप में, कार्बन के पास 6 कार्बन परमाणु ही सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ना, यानी कि जो C6H12 और O6 होता है, इसको जब हम क्या किसके साथ, रेड फास्फोरस, हमने क्या कहा, रेड फास्फोरस के साथ की उपस्थिति में HI की साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। और इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या बना देता है, या एनहेक्सेन। बिल्कुल CH3, CH2, 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 देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये नॉर्मल हेक्सेन बना देता है,
है ना, और नॉर्मल हेक्सेन बन करके ये बना देता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये क्या है, क्या बन जाता है, एक इसमें 6 कार्बन परमाणु है। ये नॉर्मल हेक्सेन इस प्रकार से बना सकता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन बहुत लंबी है, लेकिन आपको मैं वो बता नहीं रहा हूं कि किस प्रकार से होगा। नहीं तो यदि हम इस फॉर्म में देखेंगे तो प्रत्येक बार इससे क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। आयोडीन, जब 2 या 2 से अधिक आयोडीन होंगे तो I2 के रूप में निकलते रहेंगे, और लास्ट प्रोडक्ट यही बनता है इसका, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है ना। इसमें आयोडीन गैस निकलती रहती है, ठीक है ना। तो हम सीधे, क्योंकि परीक्षाओं का दौरान है, तो लंबा पैटर्न नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। समझने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा आपको याद रखना है। दूसरा है बेटा इसमें, इसमें कार्बोनिल समूह मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मौजूद है। ये है बेटा कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो कार्बोनिल समूह उपस्थित करने के लिए हमें क्या, किसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी? दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन, और दूसरा होता है हाइड्रोजन साइनाइड। इस कार्बोक्सिल समूह को ज्ञात करने के लिए एक तो हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवा सकते हैं, और एक हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया करवा सकते हैं। इससे पता लग जाएगा कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये कार्बोनिल समूह उपस्थिति की पहचान के लिए, ठीक है ना। और कैसे होगा, देखो हम पहले रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, देखो CHO और CHOH की होल 4, ठीक है ना, एंड लास्ट में CH2H। इस पर क्या करवाएंगे, यदि हम क्या, किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, HCN की अभिक्रिया करवाते हैं, सॉरी HCN है ना, गलत हो गया बेटे, HCN। तो HCN की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक तरफ तो OH बन जाएगा और एक तरफ CN लग जाएगा। ये एल्डिहाइड की पहचान है बेटा। एल्डिहाइड मींस कार्बोनिल समूह की पहचान है। वो क्या बना देता है, साइनोहाइड्रिन बना देता है। सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये पहचान बता सकता है इस प्रकार से, पहले। दूसरा है, यदि हम क्या करवाएंगे, NH2OH की अभिक्रिया करवाते हैं इस ग्लूकोज पर, तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH की होल 4, एंड लास्ट वन इज CH2H। यदि हम इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NH2OH, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना, और ये क्या बना देगा, CH डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सीन। ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीन, ग्लूकोज ऑक्सीन, OH की होल 4 एंड CH2OH। ये क्या बना बेटा, ग्लूकोज ऑक्सीन बना। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जो क्या सिद्ध करती हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तीसरा क्या था बेटा इसमें, एल्डिहाइड की पहचान। हाँ एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। बिल्कुल राइट, है ना। और जब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो क्या बनाएगा, ऊपर ही ऊपर लगता है COH। हाँ बिल्कुल, ये बना देगा ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये पुष्टि करनी है आपको कि ग्लूकोज इसमें क्या है, कि इसमें क्या माना जाएगा, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर इसमें क्या माना जाएगा कि इस ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और जिससे सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करवाएंगे, सिंपल कुछ भी नहीं बेटा, देखो यहाँ ये CHO ग्रुप है, यहाँ CHOH है, रिएक्शन को हम ऐसे लिख लेंगे, एंड CH2OH के इसको होल 4 कर देना बेटा, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन जल Br2, है ना, ब्रोमीन जल, इसको यहाँ लिख सकते हैं ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। और ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा COOH एंड CHOH की होल 4 एंड CH2H। ऐसा बनता क्या, जी सर, ऐसा ही बनता है ये। अच्छा ऐसे बनेगा बेटा, नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा सर आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हो, ये तो वीक वाला है ना, वीक क्या बोलते हैं। है। हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी, तो ये एक ही को करेगा, और जो प्रबल होगा वो दोनों साइड कर देगा। अच्छा
चलो, यानी कि जब हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ये दोनों तरफ कर देगा, है ना। जी, तब दोनों साइड हो जाता है। राइट, है ना। तो ब्रोमीन जल से क्या होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है बेटा कि इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। तो ये तीन पुष्टि करने के लिए ये तीनों चीजें थी कि ग्लूकोज में किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम तीनों अभिक्रियाओं को, बाकी और अभिक्रियाएं हैं, और अभिक्रियाओं को आप लोग देख लेना, मेरी दृष्टिकोण में तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और फिर इसके बाद और अभिक्रियाएं भी है, ग्लूकोज बनाने की विधियां हैं, ग्लूकोज हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने तीन जो अभिक्रियाएं बताई, इन्हीं को मैंने इंपॉर्टेंट समझा हुआ है ना। इन्हीं में से पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाए। पिछली बार तो HI के साथ तो रिएक्शन पूछी हुई है उन्होंने, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है ना। फिर भी पूछ सकता है दोबारा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में आप लोग अंतर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये जरूरी है बेटा, है ना। और प्रोटीन्स वाले पार्ट में इसमें लग नहीं रहा मुझे कोई, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, ये जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। बी और सी। बस घुलनशील दो ही होते हैं बेटा इसमें, है ना। जल में जो घुलते हैं वो बी और सी होती है, बस बाकी सारे के सारे किस में घुलते हैं, किस में घुलेंगे, वसा में घुलनशील वसा में, विटामिन। है ना। बाकी वसा में घुलनशील होती है ना। बी और सी क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होता है। तो ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है कि बी और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा। और डीएनए के स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे, वो दोनों जगह काम आएगा, यहाँ भी और साथ साथ में उसमें भी आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट, है ना, और साथ साथ में एक अंगुली छाप, ठीक है ना, अंगुली छाप वाला भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये हो गया बेटा डीएनए और आरएनए में अंतर भी। तो ये तो था इससे रिलेटेड।